कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। आज हम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की जो इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन हमने जो प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं उसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे और इसमें मैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को भी इन्वॉल्व कर लूंगा। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर के लिए बात करें तो यहां पर ये क्लियर कर रहा हूं, मैं इस तरफ लिख देता हूं। A gives B, सपोज फर्स्ट है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ले रहे हैं हम, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लेंगे जब हम, तो A gives B, ओके। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो, अच्छा यहां पर हम जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, A इज द रिएक्टेंट, तो A नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो हम A नॉट ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और A या AT ले लें तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T टाइम। A gives B, A is the reactant and B is product। तो हम लेते थे A 0 और A माइनस एक्स। तो यहां पर इसका मतलब ये हो गया कि जो A की वैल्यू है, A नॉट किसके बराबर है, A नॉट इज इक्वल टू A एंड A इज A माइनस एक्स, A माइनस एक्स। ये जो डिस्कशन है ये ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। अब मैं अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की बात करूं तो जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट होता है x बाय टी। x बाय टी है, तो अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूं A नॉट और A के टर्म में, A नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड A इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम, मतलब आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 20 मिनट, आफ्टर 30 सेकंड, कुछ भी हो सकता है। तो A नॉट माइनस A अगर मैं लिखता हूं तो ये देखो किसके बराबर आ जाता है। तो A नॉट की वैल्यू किसके बराबर है, A नॉट इज A माइनस एक्स। अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये तो A नॉट की वैल्यू है, ये है, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अगर मैं K नॉट को इस टर्म में लिखूं तो ये आ जाता है A नॉट माइनस A डिवाइड बाय T। इज इट क्लियर? K naught is the rate constant for zero order reaction, और तो A naught minus A is equals to x। तो मेरे पास जो K naught की वैल्यू आ गई वो आ गई A naught minus A upon T। तो अब मैं इसको K naught equals to, ये T इस तरफ ले रहा हूं तो इस तरह से लिख सकता हूं, ये T इधर ले लिया और x, K नॉट T इक्वल टू x, तो x की वैल्यू ये है, ये T इधर ले लिया। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं A के टर्म में, तो A को इधर ले लिया मैंने, A इक्वल टू माइनस K नॉट T प्लस A नॉट।
ए इक्वल्स टू माइनस के नोट टी प्लस ए नोट। अब ये इक्वेशन हो गई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इक्वल्स टू एम एक्स, एक्स या डायमेंशन को बता रहा है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई, और ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई तो ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये तो माइनस के नोट तो क्या आ जाएगा हमारा स्लोप, और जो ये है ये आ जाएगा इंटरसेप्ट। y एक्सिस पर a है, a और t। तो देखो इसमें क्या है 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम, रेट कांस्टेंट, टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसमें से ये दोनों टर्म, ये दोनों वाली जिसमें मैं ब्लू टिक कर रहा हूं, ये दोनों तो कांस्टेंट है। के नोट इज कांस्टेंट, ए नोट हमने किसी भी रिएक्शन को जब स्टार्ट करा, हमने किसी भी रिएक्शन को जब स्टार्ट किया तो जो कंसंट्रेशन लिया वो उसका फिक्स है, क्योंकि एक रिएक्शन स्टार्ट हुई अगर 10 मोल पर लीटर से, तो ए नोट की वैल्यू 10 मोल पर लीटर ही रहने वाली है, बट ए की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी। ए नोट तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, जो लिया है वो फिक्स है। तो इसका मतलब अगर हम इसके बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा, तो जो ग्राफ आएगा किसके वर्सेस तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ये तो एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा, ए इक्वल्स टू माइनस के नोट टी प्लस ए नोट। तो यहां पर ए का कंसंट्रेशन है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे ले लो, चलो ये वाई एक्सिस पे लिया, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। और यहां पर जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं ज्यादा ग्राफ को यूं ले लेते हैं, ये यहां पर ये ले लिया और यहां पर ले लिया हमने टाइम। ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं वाई और एक्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देख लो, अब ये जो ग्राफ आएगा इसमें ये जो स्लोप है, ये स्लोप नेगेटिव स्लोप है। ये तो क्या है, ये क्या रहेगा इसका स्लोप नेगेटिव स्लोप का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। अगर पॉजिटिव स्लोप होता तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता, तो यह नेगेटिव स्लोप है और तो यह नेगेटिव स्लोप आएगा। तो इसका जो प्लॉट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अब अलग अलग रिएक्शंस के लिए ये स्लोप अलग अलग आएगा, क्योंकि अलग अलग रिएक्शंस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग रहती है। अब जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत ऑर्डिनरी चीज है, बायो वाले स्टूडेंट थोड़ा ध्यान रखो, और कोई चीज समझ में नहीं आती तो थोड़ा सा किसी मैथ्स के टीचर से हेल्प ले सकते हो। और ये हमारे पास क्या आ गया, स्लोप आ गया, और स्लोप हो जाएगा माइनस के नॉट। और इस ग्राफ का जो इंटरसेप्ट बनेगा, इसका जो इंटरसेप्ट बना, वो इंटरसेप्ट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन को बताएगी। तो ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट विद टाइम वर्सेस टाइम, तो ये ग्राफ आएगा इसमें, और इसके इंटरसेप्ट को हम ए नोट से डिनोट करेंगे, स्लोप माइनस के नोट से। तो ये हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बाद अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखो क्या है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पहले y इक्वल टू mx, यानी हम यहां क्या कर रहे हैं, y इक्वल टू mx प्लस c वाला इक्वेशन बना रहे हैं। तो अब सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम y इक्वल टू mx प्लस c का, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, k नोट, सॉरी या k1 लेंगे, k1 2.303 डिवाइड बाय t log base 10 a अपॉन a माइनस एक्स। और हम a नोट और a के टर्म में ले रहे हैं, a की जगह तो लिखे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, k1 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय t log base 10, इसकी जगह ले लूंगा मैं a नोट और a माइनस एक्स की जगह ले लूंगा a। ये यहां लिखा हुआ है, मैंने हटाया भी नहीं, ठीक है। तो इसको हमने किसके बराबर लिया हुआ है, a नोट के बराबर लिया हुआ है, और इसको हमने किसके बराबर लिया हुआ है, a के बराबर लिया हुआ है t टाइम पर। ये कंसंट्रेशन इनिशियली जो हमेशा फिक्स रहेगा, और a माइनस एक्स की वैल्यू तो बदलती रहेगी, क्योंकि वो तो टाइम के साथ ये रिएक्टेंट रिएक्ट करता जाएगा, तो a माइनस एक्स की वैल्यू तो बदलती जाएगी, क्योंकि एक की कंसंट्रेशन टाइम के साथ रेगुलरली डिक्रीज होगी। अब अगर मैं इसको, ये इधर ले लिया मैंने, k1t इसको मैं लिख रहा हूं k1t, ये k1t डिवाइड बाय 2.303 is equals to log base 10 a naught minus log base 10 a। तो k1t अपॉन 2.303 इक्वल्स टू log base 10 a naught minus log base 10 a। अब यहां पर क्या होगा, अब इस इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं, ये माइनस log base 10 इस तरफ ले आता हूं, तो log base 10 a ये इधर ले आया, और ये उसको उधर ले लेता हूं, तो माइनस k1 2.303 t माइनस k1 2.303 t प्लस log base 10 a नॉट। तो मैंने इस इक्वेशन को इस तरह से रीअरेंज कर लिया, ये माइनस log इधर आया प्लस हो गया, और ये वाला इस तरफ गया तो माइनस हो गया। अब यहां पर अगर अपन देखें तो फिर यहां पर ये क्या है, ये है कांस्टेंट, और ये है कांस्टेंट। ए नोट की वैल्यू किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट ही रहेगी, तो दो कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन हमारे पास फिर क्या आ गई, y इक्वल्स टू mx प्लस c। m की वैल्यू किसके बराबर है, यहां पर m की वैल्यू बराबर है माइनस k1 2.303, c की वैल्यू है प्लस log base 10 a नॉट। तो हमने इस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन को y इक्वल्स टू mx प्लस c में कन्वर्ट किया। अब हम इस इक्वेशन का प्लॉटिंग करते हैं,
ये अब यहां पर हम log base 10 A वर्सेस टाइम t में प्लॉट कर रहे हैं। तो log base 10 A यानी ये वाला वैल्यू यहां पर है और ये टाइम नहीं रहा, ठीक है। और अब यहां पर फिर देखो ये स्लोप है, ये तो क्या हो गया m स्लोप हो गया, वो इंटरसेप्ट हो गया। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि यहां पर जो हमारा फिर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आने का मतलब ऊपर से नीचे जाना, पॉजिटिव आएगा तब नीचे जाना, तो ये। और अब इस केस में जो हमारा स्लोप बन रहा है, जो हमारा स्लोप बनेगा वो आ जाएगा -K1 2.303। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के लिए जब log base 10 A मतलब ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट डिफरेंट टाइम, और इसका जो इंटरसेप्ट आएगा हमारे पास, इसका जो इंटरसेप्ट हमको मिलेगा वो मिलेगा log base 10 A के बराबर। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये log A की वैल्यू है यहां पर t1 टाइम पर, ये log A की वैल्यू है t2 टाइम पर, log इस तरह से। तो ये ग्राफ है और इस तरह से अलग अलग टाइम इंटरवल पे है। तो ये ग्राफ और भी नीचे जा सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब यहां पर ये हमारा जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आया वो आया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। जो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है, सेकंड ऑर्डर में क्लियर कर दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, n की वैल्यू 2। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस नीट इनके लिए। पर ये सीबीएसई में एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसलिए हम इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे। और आपने अभी देख भी लिया कि अगर हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन की अगर डेरिवेशन करके फॉर्मूले भी बना भी लिए, तो डेरिवेशन अगर हमको आती है या डेरिवेशन नहीं आती है, उससे हमारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपने जितने भी क्वेश्चंस अभी देख चुके हैं, कम से कम 20-25 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं, और अभी आप फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के क्वेश्चन करो तो आपको लगेगा कि केवल हमको फॉर्मूला फाइनल लर्न होना चाहिए और इस चैप्टर के जो कंसेप्ट है। तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, डायरेक्ट y = mx + c वाला। तो सेकंड ऑर्डर का जो काइनेटिक फॉर्मूला आता है, सेकंड ऑर्डर का जो y = mx वाला जो फॉर्मूला है बेटा, वो है log, उसमें log नहीं आता, सॉरी उसमें log नहीं आता क्योंकि वो डेरिवेशन करते हैं तो उसमें log इमिट हो जाता है। तो उसका जो फॉर्मूला है k = t 1/a - 1/a0। This is the kinetic of first second order reaction। ये क्या है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का है K2। अब अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं तो मुझे क्या लेना है, A, इसको y = mx + c में कन्वर्ट करना है। तो मैं 1/a
इसको K2/T कर लूंगा, सॉरी यह आएगा बेटा 1/T, हमेशा 1/T आता है। K2 हमेशा रेट कांस्टेंट टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना। रेट कांस्टेंट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, मैं इसको फिर ऐसे लिख सकता हूं, K2T इक्वल्स टू 1/A माइनस 1/A0। अब मैं इसको रीअरेंज करके 1/A को इधर ले लेता हूं, 1/A इक्वल्स टू इधर, ये उधर ले लिया, तो हमारे पास 1/A को उधर इधर ही रहने दो, माइनस 1/A को उधर ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा K2T प्लस 1/A। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, खाली क्या क्या माइनस 1/A0 को इधर ले लिया, तो एक तरफ तो आ गया K2 प्लस 1/A0 और इधर आ गया 1/A तो एज इट इज रखा, इसको मैंने इस तरफ ले लिया, ठीक है। फिर उलट दी रिएक्शन को, लिखने का तरीका ये, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ये हमारे पास वापस इक्वेशन आ गया y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। यहां ये हमारा n का वैल्यू है जो कि स्लोप है, और ये हमारा इंटरसेप्ट है, ये कांस्टेंट ही है। तो यहां पर 1/A वर्सेस t के बीच में ग्राफ बनेगा। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में किसके बीच में बनता है, 1/A वर्सेस t के बीच में बनता है। ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक का फॉर्मूला है। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक में क्या होता है, K2 इक्वल्स टू 1/T, ठीक, इनटू 1/A माइनस 1/A0, 1/A माइनस 1/A0, इसको ब्रैकेट कर दो पहले, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। और ये इस तरह से कर लिया मैंने इसको। अब यहां पर फिर मैंने इसको सॉल्व किया, तो मैं इसको ऐसे लिख दिया, 1/A0 को मैं इस तरफ ले गया, तो ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन आ गई। अब ध्यान दो बच्चों, अब इसमें जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा इसमें ग्राफ ये है, यहां पर 1/A, क्योंकि ये A की वैल्यू तो टाइम के साथ लगातार चेंज होती जाएगी, ये A0 तो कांस्टेंट है, या A माइनस x1 आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद माइनस A माइनस x2 हो जाएगा, A माइनस x3 हो जाएगा। तो जैसे जैसे तो ये x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, A माइनस x1 ज्यादा है, A माइनस x2 की वैल्यू और कम है, A माइनस x3 की वैल्यू और कम है, यानी रिएक्टेंट टाइम के साथ कम हो रहा है। अच्छा, और यहां पर टाइम t तो हम यहां से स्लोप जाएगा, तो यहां से नहीं, गलत, पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप होने का मतलब ये हो गया बेटा कि यहां पर जो ग्राफ जाएगा वो ऊपर से नीचे नहीं आएगा, नीचे से, लेकिन यहां से नहीं लेंगे बेटा। इंटरसेप्ट का मतलब ही यही होता है, y इक्वल्स टू mx c, इंटरसेप्ट का मतलब ही ये होता है, तो कुछ इंटरसेप्ट छोड़ के फिर आगे जाएंगे अपन। तो इस तरह से ये ऊपर की तरफ जाएगा, और इसका जो स्लोप बनेगा, इस ग्राफ का जो स्लोप बनेगा वो स्लोप आ जाएगा K2 के बराबर, और जो इंटरसेप्ट है वो इंटरसेप्ट आ जाएगा यहां 1/A0 के बराबर। तो बेटा देखो, ये वाली जो क्लास है, ये इसमें किसी तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें केवल ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इनके। ये बायो के बच्चों को थोड़ा सा अजीब लगता है चैप्टर, तो अब उसका अपने पास बेटा कोई सॉल्यूशन भी नहीं है।
पर फिर कह रहा हूं चैप्टर बहुत इजी है और थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स जो काम आ रहे हैं इस चैप्टर में उनको आप थोड़ा बायो के बच्चे डाइजेस्ट कर लेते हैं तो वो चैप्टर बहुत इजी है फिर, क्योंकि कुछ और ये इतना ज्यादा एग्जाम में पूछते भी नहीं है। ये ज्यादातर जेई मेंस में ज्यादा फोकस करते हैं इन कॉन्सेप्ट को, क्योंकि जेई मेंस तो मैथ्स के बच्चे देते हैं। एनीवे, तो ये इस तरह से हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को डिस्कस किया ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में। वो अभी वो चल रहा था थर्ड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर भी होता है और रिएक्शन हमेशा ध्यान रखो मैक्सिमम ऑर्डर 3 होता है, 3 से एक्सीड नहीं करता है। ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। मैक्सिमम ऑर्डर 3 होता है, 3 से ज्यादा नहीं होता है। अब मैंने फर्स्ट ये देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया और n इक्वल टू 0 या n इक्वल टू 1 और ये n इक्वल टू 2 और यहां लिखा हुआ है इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c, इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। तो ये वाला आप पोस्ट करके देख लो, जो मैंने अभी डिस्कस किया वही है, जो तीनों ग्राफ डिस्कस किए इन तीनों की मैंने y इक्वल टू mx प्लस c वाली, ये देखो log बेस 10a माइनस kt 2.303 प्लस log बेस 10 इधर आ गया है, ध्यान रखना ना, ये log बेस 10 यहां पर है, ये यहां पर है, a नॉट है। तो अगर मैंने यहां लिख दिया तो मैं यहां से काट दूंगा और ये देखो 1 बाय a इक्वल टू kt प्लस 1 अपॉन a नॉट। लीनियर प्लॉट है, तीनों के तीनों लीनियर इक्वेशन है, या लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ a और t, या a और t के वर्सेस है, a और t के वर्सेस है, या log a और t के वर्सेस है, या log a और t के वर्सेस है, या 1 अपॉन a और t के वर्सेस है। तो आपको देखो सब में t तो है ही, खाली चेंज क्या है, या a है या log a है या 1 अपॉन a है। वर्सेस क्या है, वर्सेस टेम्परेचर है, सॉरी वर्सेस टाइम है बेटा, सॉरी टाइम है। और यहाँ स्लोप माइनस के है, यहाँ स्लोप माइनस के अपॉन 2.303 है, यहाँ स्लोप के है। इंटरसेप्ट यहाँ a नोट है, या log बेस 10 है, या 1 अपॉन a नोट है। बिल्कुल अभी क्लियर कर चुका हूं, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम ये चलो क्वेश्चन है, बुक का ही है तो इसको कर लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने नंबर नहीं डाला है, या तो इंडेक्स होगा या एंड एक्सरसाइज है। तो for a reaction 3A gives product, it is found that the rate of reaction becomes 9 times if concentration of A is increased 3 times। ये बोल रहा है कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी हमको n की वैल्यू पूछी है इसने। तो ये क्या बोल रहा है कि रिएक्शन है 3A gives product, it is found that the rate of reaction becomes 9 times if concentration of A is increased 3 times। तो देखो वही वाली ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। R1 रेट है, K1 है, A की पावर n है, n क्या पता है, n की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, 3 थोड़ी रखेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट थोड़ी ऑर्डर होता है। अब ये दूसरा बोल रहा है कि एक R2 रेट है और R2 रेट क्या है, K1। अब R2 के टाइम अपन ने क्या किया, it found that rate of reaction becomes 9 times if concentration of A is increased, if concentration of A is increased 3 times। तो यहां मैं लिख दूंगा 3। अब हमको n की वैल्यू और R2 की वैल्यू क्या गिवन है, R2 इक्वल्स टू 3R1। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो मैं इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर लेता हूं। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, R2 R1, R2 अपॉन R1। तो K1 3A की पावर n, K1 A की पावर n। R2 की वैल्यू 3R1 है, सॉरी R2 की वैल्यू
रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 9 टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 9 टाइम, ये गिवन है। तो R2 की वैल्यू हमारे पास है 9R1। तो अब मैं क्या करूंगा, या लिखूंगा 9 या लिखूंगा 9R1 अपॉन R1 K1 3A होल n K1 A की पावर n, कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 9 और यहां आ जाएगा a से a भी कैंसिल हो जाएगा और यहां आ जाएगा 3 की पावर n। इसको सोल्व किया, R1 से R1 कैंसिल, R1 से, और ये a से a कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 3 की पावर n इक्वल्स टू 9। तो अब 3 की पावर n इक्वल्स टू 9 है, तो n की वैल्यू कितनी रखूं, अगर n की वैल्यू 0 रखता तो 1 आता, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो क्या होगा, सॉरी अगर मैं n की वैल्यू 0 रख दूं तो इधर 1 आता, नहीं 9 आ रहा है। अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं तो 3 की पावर 1 या 3 आता, वो भी नहीं आ रहा है। अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूं तो 3 की स्क्वायर क्या होता है 9, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 2 है। तो इस तरह से ये एक एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है बेटा, इंडेक्स क्वेश्चन है, पक्का मुझे याद है। तो यहां पर हमने इस तरह से एक क्वेश्चन भी कर लिया। अब आप अब रिलेशन बिटवीन, अब मैं वापस एक बार जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के फिर फॉर्मूले रिपीट कर देता हूं मैं। K नॉट इक्वल्स टू x बाई टी, तो K नॉट इक्वल्स टू x बाई टी, और इसका हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला था T हाफ इक्वल्स टू A अपॉन 2 K नॉट। K1 equals to 2.303 T log A अपॉन A माइनस एक्स, और इसका जो हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला है, इसका जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला था वो था T हाफ इक्वल्स टू A बाय K नॉट। इसका जो T हाफ था वो था 0.693 अपॉन K। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जो K2 होता है, मैंने फिर कहा इसका डेरिवेशन काम करना ही है हमारा 1 अपॉन टी एक्स ए माइनस एक्स, ये याद रख लो बेटा, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2 इक्वल्स टू 1 अपॉन टी एक्स के टर्म में एक्स ए इंटू ए माइनस एक्स। जिनका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो वो उसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं, पर करने की जरूरत नहीं, वो टाइम वेस्ट है। अब इसका हाफ लाइफ पीरियड फाइंड आउट कर लेते हैं। टी हाफ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बाय 2। तो इस वाले इक्वेशन में मैं एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूं हाफ लाइफ पीरियड पर। तो हाफ लाइफ पीरियड, तो K2 1 बाय टी हाफ, एक्स की जगह क्या लिखूंगा, एक्स की जगह लिख रहा हूं मैं a बाय 2, और a माइनस a बाय 2, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, तो t हाफ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन K2, क्योंकि इसकी जगह भी a बाय 2 लिख दी, x की वैल्यू a बाय 2 डाल दो बेटा, फिर आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ a कॉमन आ जाएगा,
a माइनस ए, तो a कॉमन आ गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ हाफ बचा। जब a कॉमन आ जाएगा तो नीचे क्या रहेगा, हाफ। तो 2 इंटू हाफ कितना होता है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसका जो हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला है, इसमें अगर मैं x की वैल्यू a/2 रखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा बेटा 1/K2a। तो ये तो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हुआ, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हुआ, ये हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हुआ। ठीक है, तो अब अगर अब हमारा अभी का टॉपिक क्या है, टॉपिक ये है रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ पीरियड एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन है, ये है हमारा टॉपिक। इसीलिए मैंने 3 हाफ लाइफ पीरियड लिख लिए। सेकंड ऑर्डर इसलिए इन्वॉल्व कर दिया ताकि जो जेईई मेंस दे रहे हैं उनको बेनिफिट मिल जाए, और अदरवाइज हमको सीबीएसई में फर्स्ट सेकंड ही काम के हैं। हाँ, तो अब देखो एन की वैल्यू जब 0 है, आप देखो एन की वैल्यू जब 0 है तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लिख सकता हूं। 2 के नोट हटा दिया, एन की वैल्यू 1 है तो टी हाफ क्या है, यानी टी हाफ ए की पावर 1 है। यहां टी हाफ ए की पावर 0 है। देखो बेटा टी हाफ इक्वल्स टू क्या है, 0.693 डिवाइड बाय K1। जब ऑर्डर फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो लिखा, तो टी हाफ इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट। अच्छा, इनटू में ए की पावर 0 लिख देता हूं, चलो। और ए की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1। तो ये देखो बेटा वापस लिख देता हूं, मैंने ये लिखा टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाय K1। अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं तो भी कोई गलत थोड़ी है बेटा। 0.693 K1 इंटू ए की पावर 0, क्योंकि ए की पावर 0 इक्वल टू 1, यानी मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई, अगर मैं ए की पावर 0 से इस टर्म को ए की पावर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट तो यही आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि ए की पावर 0 इक्वल टू 1, यानी इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है। अब अगर मैं इसमें से कांस्टेंट हटा दूं, ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हटाऊंगा तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, ए नॉट। तो एक्चुअल में मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं सिंपल चीज को भी, वो यूं लिखते हैं, बहुत बार बुक्स में ये लिखा रहता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड ए की पावर 1, तो समझ में आ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड ए की पावर 0, तो वो देखते हैं सर ए तो होता ही नहीं है, बेटा नहीं है ना, ये तो ए की पावर 0 इक्वल टू 1 हो गया, और प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। अगर मैं इसको वापस सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, और प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट आ जाएगा ना कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल हटाया, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 0.693 डिवाइड बाय के आ गया। वही क्लियर है, बोर्ड पे ध्यान से देख लो, नहीं तो पॉज करके वापस रीड कर लेना। और यहां पर देख लो टी हाफ 1/K2a, तो इसका मतलब यहां पर जो हाफ लाइफ पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर -1 है। भाई यहां से ये क्लियर हो गया कि टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। अगर मैं कांस्टेंट हटाऊंगा, ए को ऊपर ले लूंगा तो -1 आ जाएगा। तो यहां पर मेरे पास क्या आया है, ये हमारे पास रिलेशन आ गया हाफ लाइफ पीरियड वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। हियर ए इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, हियर ए इज द इनिशियल कंसंट्रेशन।
यहां पर ए क्या है, यहां पर ए इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो जब n की वैल्यू 0 है तो तो ये आ रहा है, तो n की वैल्यू 0 है तो यहां वैल्यू कितनी आ रही है 1। जब n की वैल्यू 1 है तो यहां कितनी आ रही है 0 या -1। तो क्या कोई कॉमन टर्म बन रही है? यस बन रही है बेटा। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर 1 माइनस n। t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर 1 माइनस n। अब मैं इस इक्वेशन में अगर n की वैल्यू 0 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, t हाफ इक्वल्स टू a की पावर 1, जो 0 ऑर्डर के लिए आ गए। अगर मैं इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 रखूंगा तो t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 रखा तो 1 माइनस 1, n की वैल्यू 1 रखी है तो यहां 1 रखूंगा, 1 माइनस 1 तो a की पावर क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। और अगर मैं इस इक्वेशन में n की वैल्यू 2 रखूंगा तो मेरे पास t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखी 1 माइनस 2 -1 आगे को सब। तो 10 हाफ लाइफ पीरियड is the directly proportional to initial concentration की पावर 1 minus n, and where n is the order of reaction। n यहां पर क्या है, n है यहां पर order of reaction, या n है हमारे पास order of reaction। is it clear? हम इसको मैथमेटिकली दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, t half directly proportional to वन अपॉन a की पावर n माइनस 1। अगर मैं इसको नीचे ले लूंगा तो इस तरह से, ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। तो किसी बुक में ऐसा लिखा रहता है, किसी एक, तो दोनों बात एक ही है बेटा। कभी कभी हम अचानक देखते हैं तो हम 1 माइनस n माइंड में रहता है तो n माइनस 1 कैसे आ गया, तो इसने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट डाल दिया इसीलिए। तो अब इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमको किसी केमिकल रिएक्शन में 2 हाफ लाइफ पीरियड दे रखे हैं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार ध्यान से देखें आप बोर्ड पे। यहां लिखा है मैंने 1 माइनस n और ये T1 1 and 2 and A1 and A2। अब A1 और अब इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बन जाती है। कैसे बनती है देखो, आपको क्या होगा, एक रिएक्शन गिवन है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो इसका, इस रिएक्टेंट का ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। कोई एक ही केमिकल रिएक्शन है, ए गिव्स बी। इसका A1 कंसंट्रेशन लिया और A1 कंसंट्रेशन लेके और हाफ लाइफ पीरियड फाइंड आउट कर लिया और उस हाफ लाइफ पीरियड को ये गिन दिया। तो T हाफ लाइफ पीरियड, दिस हाफ लाइफ पीरियड, जब हमने A1 कंसंट्रेशन लिया, हमने रिएक्शन में A1 कंसंट्रेशन लिया। अब A1 कंसंट्रेशन सपोज करो 50 m सॉल्यूशन ले लिया या 5 m सॉल्यूशन ले लिया, चलो 50 नहीं 5 m सॉल्यूशन ले लिया, 5 m रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, A1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो वो A1 कंसंट्रेशन पर इस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड आया, जो भी आया x y 30 मिनट 40 मिनट कुछ तो आएगा। फिर हमने, ये हमारा हुआ ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। अब इसी रिएक्शन के अंदर वापस मैंने नए सिरे से रिएक्शन की, पूरा रिएक्टेंट फेंक दिया, वापस नया रिएक्टेंट लिया यही वाला, और कंसंट्रेशन A1 नहीं लिया मैंने,
कंसंट्रेशन लिया मैंने A2 कंसंट्रेशन लिया। पहले मैंने एक बीकर लिया, उसमें A1 कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डाला, ठीक, और रिएक्शन कराई। और हाफ लाइफ पीरियड जब रिएक्शन का आया तो उसको ऑब्जर्व कर लिया। सपोज करो ये 30 मिनट आया, तो फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड हमारा 30 मिनट हो गया। फिर मैंने A2 कंसंट्रेशन लिया। अब ये जो कंसंट्रेशन है ये डिफरेंट है। अगर ये 5 m कंसंट्रेशन है तो ये 2.5 m कंसंट्रेशन है, 2 कंसंट्रेशन है, 3 m कंसंट्रेशन है, कुछ भी है। अब A2 कंसंट्रेशन पर वापस इसी रिएक्शन को चलने दिया, ध्यान से ऑब्जर्वेशन लेता रहा। एक सेकंड हाफ लाइफ पीरियड आएगा जो A2 कंसंट्रेशन का है, जो किसका है, A2 कंसंट्रेशन पर है। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को मैंने नोट कर लिया। तो आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ होगा कि जब हमने A1 कंसंट्रेशन लिया तो हाफ लाइफ पीरियड ये मिला, A2 कंसंट्रेशन जब हमने लिया तो हाफ लाइफ पीरियड हमको ये वाला मिला। तो व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट विल बी एन वैल्यू, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में आ जाओगे। आपको ये दोनों हाफ लाइफ पीरियड गिवन है, यहां पर 30 मिनट है, यहां 45 मिनट है, या सपोज करो 5 m है या 2.5 m है, तो वो सब वैल्यू यहां रख दोगे और फिर 1 माइनस n की वैल्यू फाउंड आउट कर लोगे। और अगर 1 माइनस, सपोज करो 1 माइनस n की वैल्यू 2 आ रही है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n उधर ले लिया, 1 माइनस 2, तो n की वैल्यू 1। अगर आपकी 1 माइनस n की वैल्यू उस कैलकुलेशन करने के बाद 1 माइनस n की वैल्यू 2 आ रही है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 माइनस n इक्वल्स टू 2, तो n को उधर ले लिया, 2 को इधर ले लिया, तो क्या हो गया, 1। इस तरह से ये हाफ लाइफ पीरियड मेथड है किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट करने का। तो दिस इज इट। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड मेथड, टू ऑब्जर्व और टू प्रिडिक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और पिछला वाला था ग्राफिकल मेथड, ग्राफ्स को देखकर भी हम ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे 3 ग्राफ बताया, तो अगर आप तीनों में से कोई एक ग्राफ दे रखा हो तो उन ग्राफ को देखकर आप ऑर्डर बता सकते हो, तो उसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। अगर हाफ एक ही रिएक्शन के 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन पर, एक ही रिएक्शन के 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन पर हाफ लाइफ पीरियड गिवन है, तो उससे अपन ये वाला मेथड यूज करके और n की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर का प्रिडिक्शन करना, ऑर्डर को फाइंड आउट करना बाय यूजिंग हाफ लाइफ पीरियड्स। और तीसरा मेथड मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, इनिशियल रेट लो मेथड, जिसमें टेबल आ जाता है, उसमें 3 अलग अलग कंसंट्रेशन होते हैं, 3 अलग अलग रेट होते हैं, 3 या 4 जो भी होते हैं। फिर अपन दो इक्वेशन को डिवाइड करके n1 और n2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। n2no प्लस f2 वाला मैंने क्वेश्चन कर रखा है। तो ये सारे मेथड हैं जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गैसेस फेस में और प्रेशर से क्या रिलेशन है ऑर्डर का, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।